कभी आपने ये कहावत सुनी है, खुद को आग में मत झोंको ताकि किसी और को गर्मी मिल सके। ये एक गहरी सीख है जो प्राचीन स्टोइक ज्ञान से जुड़ी है। ये हमें समझाती है कि दूसरों के लिए दयालु होने के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में जहां लोग दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की होड़ में लगे हैं, कई बार दयालुता का मतलब ही बदल जाता है। लोग इतनी कोशिश करते हैं कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को थका डालते हैं। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए अपनी हद से बढ़कर जाओ, लेकिन इसका असली खर्चा कौन चुकाता है? सच्चाई यह है कि जब दयालुता आपकी खुद की ऊर्जा और खुशहाली को खत्म करने लगे, तब यह गुण नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता बन जाता है। कई लोग दूसरों को इतना कुछ दे देते हैं कि खुद खाली, अकेले और थके हुए महसूस करने लगते हैं। ये एक आधुनिक त्रासदी है जहां अच्छे इरादे बुरे नतीजों में बदल जाते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक और रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए उदार बनो, लेकिन खुद को मत खोने दो। यह बताता है कि दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने लिए भी दयालु रहो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि संतुलित दयालुता का अभ्यास करें ताकि आपकी मदद दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए और आपकी भलाई को भी सुरक्षित रखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोइक सिद्धांत कैसे आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप स्वस्थ सीमाएं तय कर सकें। आपकी दयालुता आपको मजबूत बनाए, न कि कमजोर। हम जानेंगे कि कैसे दूसरों को प्यार दें बिना खुद को चोट पहुंचाए और कैसे दूसरों के लिए रहें बिना अपनी जिंदगी से गायब हुए। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम उदारता और आत्म सुरक्षा के बीच का ये संतुलन स्टोइक ज्ञान के सहारे समझेंगे। पहला सबक, खुद को आग में मत झोंको। स्टोइक दर्शन हमें चेतावनी देता है कि जरूरत से ज्यादा दयालुता आपको एक जाल में फंसा सकती है। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने इस पर जोर दिया था। जरा कल्पना कीजिए कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए भागता है। आप कभी किसी को नहीं कहते। ये ऐसा है जैसे आप अपने आप का एक एक हिस्सा दूसरों को देते जा रहे हैं। जब तक आपके पास कुछ बचता ही नहीं, आप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन जब आपकी जरूरत होती है, तब आप खुद को अकेला पाते हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा बनने की बात नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी अच्छा बनने की जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि हमारी पहली जिम्मेदारी खुद की भलाई की ओर है। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सच्चे दिल से दूसरों के लिए भी मौजूद नहीं रह पाएंगे। दो पड़ोसियों की कहानी सोचिए। दो पड़ोसी हैं जो दोनों बागवानी करते हैं। पहला पड़ोसी अपने बगीचे की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। दूसरा पड़ोसी हालांकि खुद का बगीचा भी है, लेकिन ज्यादातर समय दूसरों के बगीचों में मदद करता है। पहला पड़ोसी जो अपने बगीचे का ध्यान रखता है, उसका बगीचा हरा भरा रहता है। वह अपने पौधों को सही देखभाल और समय देता है, जिससे उसका बगीचा न सिर्फ उसे खुशी देता है, बल्कि इतना फल फूलता है कि वह दूसरों को भी फल सब्जियां बांट सकता है। दूसरा पड़ोसी जो दूसरों के बगीचों में ज्यादा समय लगाता है, उसका खुद का बगीचा बर्बाद हो जाता है। वह अपने पौधों को समय और देखभाल नहीं दे पाता और उसका बगीचा सूखने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से पहले ये सोचें कि क्या यह मदद आपके लिए भी सही है, क्या यह आपके लिए टिकाऊ है, क्या आप अपनी खुशहाली को बचा पा रहे हैं। स्टोइक सीख प्राचीन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमें स्वस्थ सीमाएं बनानी चाहिए। दूसरों के लिए दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए दयालु होना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार अगर आपका अपना कप खाली होगा तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे पाएंगे। स्टोइक दर्शन का उद्देश्य है अपनी आंतरिक शांति और ईमानदारी को बनाए रखते हुए दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक योगदान देना। दूसरा सबक, दयालुता का समय सीमित होता है। दयालुता एक ऐसा गुण है जो हमारी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को संवारता है, लेकिन यह अपने साथ एक खामोश जाल भी लेकर आता है जब इसे बिना सीमा के किया जाए। प्राचीन स्टोइक दर्शन जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी गूंजता है, हमें सिखाता है कि दयालुता की भी एक सीमा होती है। खुले दिल से मदद करना एक महान काम है, लेकिन अगर आप बदले में उतनी ही दयालुता की उम्मीद करेंगे तो आप निराशा के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जिंदगी का सच है कि आज जो अच्छा काम आप करेंगे, हो सकता है कि कल कोई उसे याद भी न रखे। यह आपकी कीमत या आपके काम की अहमियत को कम नहीं करता, बल्कि यह इंसानी याददाश्त और शुक्रगुजारी की स्वाभाविकता को दिखाता है। दयालुता को ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ लगाना। आप उसे पोषण देते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह बड़ा होगा और एक दिन फल या छाया देगा। लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं। तूफान, सूखा और मौसम बदलते हैं। इसी तरह जब हम दयालुता दिखाते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बदले में हमेशा वैसा ही मिलेगा। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिणामों पर नहीं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। दान करने की खुशी दान के काम से आनी चाहिए, न कि इसके बदले में मिलने वाले प्रतिफल से।
इस सोच को अपनाकर हम अधूरी उम्मीदों की चोट से बच सकते हैं। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है ताकि हम दयालु और उदार बने रहें बिना खुद को थका देने के। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना दिल कठोर कर लेना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपनी दयालुता को अपने चरित्र का प्रतिबिंब माने, न कि किसी लेन देन का। इससे हम अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखते हैं और ऐसी दयालुता को बढ़ावा देते हैं जो न सिर्फ दूसरों की मदद करे बल्कि खुद को भी खुशहाल बनाए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें समझदारी से दयालु होना चाहिए। सोचिए, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यह स्टोइक सिद्धांत कैसे लागू कर सकते हैं। एक ऐसा मौका याद कीजिए जब आप बिना किसी उम्मीद के मदद या समर्थन दे सकते हैं। ऐसे व्यावहारिक कदमों पर विचार कीजिए जो सुनिश्चित करें कि आपकी दयालुता आपके लिए खुशी का कारण बने, न कि थकावट का। मदद की मांग की कोई सीमा नहीं होती। इतिहास में देखें तो राजाओं और महाराजाओं ने अपने सेवकों से कैसी कैसी सेवाएं ली, जैसे कपड़े पहनाने से लेकर व्यक्तिगत स्वच्छता तक। आज के समय में भी लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, अक्सर ऐसे काम मांगते हैं जो वे खुद कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सीमाएं बनाना कितना महत्वपूर्ण है और संतुलन कैसे बनाए रखें। स्टोइक दर्शन का उद्देश्य मदद से इनकार करना नहीं है, बल्कि यह है कि दूसरों की मदद करते हुए खुद को न खो दें। एक छोटे से कस्बे में एक माँ और उसकी वयस्क बेटी की कहानी है। माँ अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि उसने उसकी जिम्मेदारियां निभाने में उसकी पूरी मदद की। लेकिन जब माँ का अचानक देहांत हुआ तो बेटी ने खुद पर निर्भर होना सीखा और स्वतंत्र हो गई। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, हद से ज्यादा मदद किसी की प्रगति को रोक सकती है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशन में लिखा था, एक इंसान का काम है सीधा खड़ा होना, न कि किसी और के सहारे खड़ा होना। ये सीख हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। सेनेका, जो मानव संबंधों की गहरी समझ रखते थे, ने कहा था, जो दोस्ती किसी लाभ के लिए शुरू होती है वह लाभ खत्म होने पर खत्म हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों को सच्चे जुड़ाव पर आधारित होना चाहिए, न कि लेन देन पर। सच्ची दोस्ती और समर्थन इस पर निर्भर नहीं करते कि हम क्या दे सकते हैं, बल्कि इस पर कि हम एक दूसरे का सम्मान और समझ कितनी गहराई से करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें खुद की कद्र करना सिखाता है, इस पर नहीं कि हम क्या दे सकते हैं, बल्कि इस पर कि हम कौन हैं। यह हमें आत्म सम्मान और सच्चे संबंध बनाने में मदद करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सीमाएं बनाना और अपनी जरूरतों का सम्मान करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म देखभाल का एक जरूरी हिस्सा है। तीसरा सबक, कमजोर समझा जाना और वैसा ही व्यवहार पाना। स्टोइसिज्म हमें एक गहरी सीख देता है कि अंदरूनी मजबूती और आत्मनियंत्रण कैसे विकसित किया जाए। ये एक ऐसा किला बनाने जैसा है जो हमारी आत्मा और सोच को सुरक्षित रखता है। यह हमें खुद पर नियंत्रण रखना और अपने लिए सीमाएं तय करना सिखाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के लिए बार बार झुकते रहते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। अगर हमारे पास सख्त सीमाएं न हों तो लोग हमारी दयालुता को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसका फायदा उठाने लगते हैं। यह सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि हम खुद को थका हुआ और कम महत्व का महसूस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम दृढ़ता से ना कहना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। हम हर किसी की मांग पूरा करने वाले नहीं रह जाते। यह दृढ़ता दूसरों को यह संदेश देती है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को महत्व देते हैं। यह व्यवहार दूसरों से भी हमारे लिए सम्मान की मांग करता है। स्टोइसिज्म के दार्शनिक सिसरो ने कहा था, आप खुद को क्या समझते हैं, यह इस बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग आपको क्या समझते हैं। जब हम सीमाएं तय करते हैं और आत्म अनुशासन अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि दूसरों से भी सम्मान पाते हैं। ना कहने की ताकत असाधारण है। यह हमारे आत्म मूल्य का ऐलान है और इस बात का प्रमाण है कि हम दुनिया से सम्मान की उम्मीद करते हैं। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो यह आपके रिश्तों की बुनियाद को बदल देता है। यह आपसी सम्मान और आत्मसम्मान पर आधारित संबंध बनाता है। हालांकि यह बदलाव आसान नहीं होता। हर समय उपलब्ध रहना अक्सर उन लोगों को आकर्षित करता है जो मदद चाहते हैं, लेकिन जब खुशी के पल आते हैं तो वही लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक कड़वा सच है कि हमारी उदारता हमें केवल मददगार के रोल तक सीमित कर सकती है और खुशी के पलों से हमें बाहर कर देती है। यह अनुभव भले ही कष्टकारी हो, लेकिन यह हमारे लिए एक परीक्षा की तरह काम करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे और अवसरवादी रिश्तों में फर्क कैसे किया जाए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना समय और ऊर्जा किसे दें। क्या आप जानते हैं कि सीमाएं तय करना, जो कि स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। ये एक रोचक लेकिन सच बात है कि जब हम खुद का सम्मान करते हैं
और ना कहने की हिम्मत करते हैं तो अक्सर लोग भी हमें अधिक सम्मान देने लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम स्टोइसिज्म की बुद्धिमत्ता को अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को जलने से बचाते हैं बल्कि ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो वास्तव में समृद्ध और संतुलित होते हैं। अब आइए उन रणनीतियों पर बात करें जो हमें दूसरों के द्वारा उपयोग होने से बचा सकती हैं और अत्यधिक दयालुता के खतरों से बचने में मदद कर सकती है। पहली रणनीति, ना कहने के डर को खत्म करें। ये समझें कि ना कहने का डर आखिर क्यों हमारे अंदर इतना गहरा बैठा है। यह डर अक्सर बचपन की उन सीखों से आता है जो हमें सिखाती थी कि अच्छा और दयालु बनना ही सबकी स्वीकृति पाने का तरीका है। स्टोइसिज्म हमें इन पुराने विश्वासों को चुनौती देने और नई सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे अपने चुनावों पर आधारित होना चाहिए, न कि हमारे पुराने डर और आदतों पर। हम वयस्क होने के नाते इस बात को समझ सकते हैं कि बचपन में जो डर हमारे ऊपर हावी थे अब उनका कोई जोर नहीं है। स्टोइसिज्म के नजरिए से हम अपनी भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं और परिस्थितियों का जवाब सोच समझ कर दे सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि ना कहना केवल दूसरों को ठुकराने का काम नहीं है बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो यह एक गहरी आत्म प्रशंसा का कार्य बन जाता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी नई दृढ़ता को सहानुभूति और भावनात्मक समझदारी के साथ संतुलित करें। स्टोइसिज्म केवल आत्महित की बात नहीं करता, यह हमें सिखाता है कि समाज और आसपास के लोगों की भलाई में भी योगदान दें। इस दर्शन के अनुसार हमें ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिसमें हम दूसरों की मदद करें लेकिन अपनी भलाई को भी महत्व दें। यह वह जगह है जहां भावनात्मक समझदारी काम आती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कब और कैसे मदद करनी है ताकि वह दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी स्थायी। दूसरों की वास्तविक जरूरतों को पहचानना और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना स्टोइसिज्म का असली ज्ञान है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी दयालुता केवल आत्म अनुशासन के कार्य न होकर सहानुभूति और समझ का प्रतीक भी बने। ऐसा समाज बनाना जहां आपसी सम्मान और सहयोग पनप सके हमारे इस अभ्यास का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी रणनीति, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। स्टोइकवाद हमें आत्मनिरीक्षण और सचेतनता की ओर प्रेरित करता है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं की गहराई से जांच कर सकें और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकें। यह प्राचीन ज्ञान हमें आंतरिक शांति का संरक्षक बनने के लिए प्रेरित करता है, खासकर जब हम उदारता दिखाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमें उत्साह और संतोष से भर देना चाहिए जैसे बादलों की नर्म ऊंचाई। लेकिन यदि यह मदद हमें थका देती है, चिड़चिड़ा बनाती है या हमें उपयोग होने का एहसास कराती है तो यह इस बात का संकेत है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से संतुलित करने की जरूरत है। इस असुविधा को पहचानना आत्म धोखा नहीं है बल्कि एक साहसिक कदम है जो हमारे भीतर की देखभाल सुनिश्चित करता है। तीसरी रणनीति, खुद को प्राथमिकता दें। हम अक्सर दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने कल्याण को भूल जाते हैं। स्टोइकवाद अनुशासन और आत्मसम्मान के मूल्यों को महत्व देता है और खुद की देखभाल के लिए समय निकालना अनिवार्य मानता है। इसलिए आत्म उपेक्षा से बचें, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का पोषण करें, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। यह आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। बीते समय की गलतियों को माफ करें और इस साल को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कोई ऐसा कार्य चुनें जो केवल आपके आनंद के लिए हो और इसे आत्म प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनाएं। दूसरों को मना करने में दोषी महसूस न करें यदि उनकी मांगें आपकी सीमाओं को लांघती हैं। अपनी सीमाओं को बनाए रखें और केवल वही मदद करें जहां आप कर सकते हैं। याद रखें, आपकी स्वयं की देखभाल सबसे पहले आती है। चौथी रणनीति, लेने वालों की पहचान करें। स्टोइक गुण जैसे आत्म अनुशासन और विवेक हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन से रिश्ते हमें सशक्त करते हैं और कौन से हमें कमजोर करते हैं। कुछ लोग लगातार हमारे समय, ध्यान और संसाधनों की मांग करते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमें खाली और थका हुआ छोड़ देते हैं। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि बदलाव एक ऐसा दरवाजा है जिसे केवल व्यक्ति स्वयं खोल सकता है। यह सोच कि हम अपनी भलाई से दूसरों को बदल सकते हैं एक गलत धारणा है। वास्तविक बदलाव केवल आंतरिक इच्छा से आता है। स्टोइकवाद ठंडे दिल होने की वकालत नहीं करता बल्कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। यह देने और लेने का नृत्य है। अधिक उदारता हमें थका सकती है जबकि कंजूसी हमें अकेला कर सकती है। स्टोइकवाद हमें अपनी दयालुता और उदारता का सही उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक साथ बढ़ते हैं, न कि एक पक्ष कमजोर होकर दूसरे को सहारा देता है। सेनेका, जो स्टोइक विचारधारा के महान विचारक थे, कहते हैं, दयालुता एक खजाना है। इसका उपयोग तभी करें
जब वास्तव में जरूरत हो। आज की इस चर्चा में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई, हमें नीचे कमेंट में बताएं। यदि यह संदेश आपको मूल्यवान लगा और आप जानना चाहते हैं कि स्टोइकवाद आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।